उमेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके समक्ष आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं जिस व्याख्यान की श्रृंखला को लेकर लगातार YouTube पर उपस्थित होता रहा हूँ वो नागमती वियोग खंड है। नागमती वियोग खंड हिंदी वियोग परंपरा में, हिंदी साहित्य के वियोग परंपरा में एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कवि ने बारहमासा शैली का प्रयोग करते हुए, फारसी के ऊहात्मक शैली का प्रयोग करते हुए अद्भुत रूप में वियोग का वर्णन किया है। नायिका नागमती की वियोग दशा का मूल कारण यह है कि जो उसके पति रत्नसेन जो चित्तौड़ के सम्राट हैं वो सिंघल द्वीप प्रयाण कर चुके हैं, सिंघल द्वीप में जा चुके हैं पद्मावती की प्राप्ति के लिए, और साथ में हीरामन तोता है जो यहाँ से उसे लेकर के मार्ग का निर्देशन करता हुआ वो ले गया है। यह नागमती पूरे 1 वर्ष तक जो वियोग को झेलती है, अपने प्रियतम पति के अभाव को झेलती है। उस अभाव के कारण ही कवि को ये अवसर मिल जाता है कि वो बारहमासा शैली में इसका वर्णन करे, और कवि ने इसका प्रयोग करते हुए इसे एकदम नए रूप में रचने की कोशिश की है। आपने नागमती वियोग खंड के 4 पदों को पूर्व में पढ़ा था। आज हम 5वें पद को लेकर के उपस्थित हुए हैं। चौथे पद से दरअसल बारहमासा की शुरुआत हो चुकी थी। आज 5वें पद में भी आप देख रहे हैं कि इसमें बारहमासा का एक महीना जो सावन है, ये सावन को कहा जाता है कि सावन मन भावन होता है। सावन में सबसे अधिक प्रियतम की याद आती है, अकेलापन सबसे ज़्यादा खलता है नायिका को, और इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है कि इस राज रानी नागमती के पास सब कुछ है, राजमहल है, नौकर है, चाकर है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके अपने प्रियतम के अभाव में एक सामान्य स्त्री की तरह वो वियोग को झेलती है, अभाव को महसूस करती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उसके पास। दरअसल नायिका इस रूप में अपने भावों को रेखांकित कर रही है। पद पर अगर हम चलें तो इसमें सावन महीने का वर्णन है कि सावन महीने का अपना किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। बसंत विलास जो हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और आदिकाल के प्रमुख रचनाओं में उसका उल्लेख होता है, उसमें वसंत के पड़ने वाले मादक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। और बारहमासा शैली में कवि ने 12 महीने के अपने अपने जो गुण या अवगुण होते हैं वो किस प्रकार से नायिका की वियोग दशा को और भी अधिक बढ़ा देता है, इसका वर्णन हम यहाँ देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सावन का महीना है उसका आगमन हो चुका है। तो सावन बरस में अति पानी, सावन का महीना तो बारिश का महीना होता है। इसमें आसमान से बहुत अधिक बारिश हो रही है, मेघ लगातार निरंतर बरस रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और नायिका इस अवस्था में भी किस प्रकार से तृषित है, प्यासी है। कवि ने इसका वर्णन किया है कि सावन बरस मेघ, मेघ का यहाँ अर्थ है मेघ, अति पानी, अतिशय जल बरस रहा है आसमान से, मेघ से, और नायिका इस अवस्था में भी जो है वो प्यासी है, जो प्रियतम के अभाव को महसूस कर रही है। उससे आगे कवि ने लिखा है कि भरनी परे हों विरह जुरानी। यहाँ तुलना किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वस्तुतः विरोधाभास अलंकार है इसमें, जिसमें कवि ने लिखा है कि भरनी परों हों विरह जुरानी। मतलब है कि धरती पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, जितने खेत हैं, ज़मीन है, सब पानी से तर हो चुका है, सब पानी से लय हो चुका है, खेत लबालब भर चुके हैं। यहाँ भरनी शब्द का प्रयोग वस्तुतः खेत के लिए किया गया है। भरनी परों हों विरह जुरानी, ये विरोधाभास है कि खेत तो भर चुके हैं इस आसमान से गिरने वाले मूसलाधार बूंदों से, पर नायिका दरअसल आज भी प्यासी है, आज भी तृषा को महसूस कर रही, प्यास को महसूस कर रही है, क्योंकि उसकी प्यास बारिश की इन बूंदों से नहीं बुझेगी, वह प्रियतम के आगमन से, उसके मिलन से, उसके आलिंगन से ये प्यास बुझेगी। इसलिए नायिका इस अवस्था में भी अभाव को महसूस कर रही है। यहाँ देखते हैं कि लाग पुनर्वसु
पीयू नहीं देखा। पुनर्वसु नक्षत्र है। मैंने पहले भी बताया था कि कवि का लोक ज्ञान अत्यंत समृद्ध है, जिसके कारण उन्होंने न केवल प्रत्येक महीने के दुष्प्रभाव का वर्णन किया है, बल्कि प्रत्येक महीने के अंदर आने वाले जो 2 नक्षत्र होते हैं, वो दोनों नक्षत्र किस प्रकार से नायिका की वियोग की दशा को और भी अधिक बढ़ा देता है, उसके अंतस के प्रेम को, भाव को, वेदना को और भी अधिक उसका उद्रेक कर देता है। ये हम यहाँ देख रहे हैं कि लाग पुनर्वसु पीयू नहीं देखा। ये पुनर्वसु एक ऐसा नक्षत्र है जिस समय में मिलन की सर्वाधिक आकांक्षा होती है। न केवल प्रकृति में इस तरह का भाव है, बल्कि नायिका इस नक्षत्र में अपने प्रियतम से मिलन की आकांक्षा को प्रकट कर रही है। पर आखिरकार प्रियतम तो उस पद्मावती की तलाश में जा चुका है, और आखिरकार नायिका का मिलन हो तो हो कैसे। इसलिए यहाँ है कि लाग पुनर्वसु पीयू नहीं देखा। इस नक्षत्र में भी उन्होंने अपने प्रियतम को, अपने रत्नसेन को नहीं देखा है। ये कैसी वेदना है, ये कैसा दर्द है नायिका का, जिसे कवि ने यहाँ रेखांकित किया है। भई बाउर कह संत सरे कंत सरेखा। ये जो मन है वो बावला हो चुका है, प्रियतम के अभाव में मन अस्थिर हो चुका है, बावला हो चुका है नायिका का। और कंत जो है, कंत मतलब पति अर्थात रत्नसेन, उसके आने की कोई निशानी नहीं। कंत सरेखा, कोई पहचान नहीं, कोई रेखांकन नहीं उसका परिलक्षित हो रहा है, जिससे यह महसूस हो कि हमारे प्रियतम रत्नसेन शीघ्र वापस लौटने वाले हैं। इसकी कोई निशानी भी नहीं दिखाई पड़ रही है। भई बाउर कह कंत सरेखा, कहीं भी प्रियतम के आगमन की कोई सूचना नहीं, कोई निशानी नहीं है, जिसके कारण नायिका और भी अधिक पीड़ित, त्रसित और वेदना से युक्त हो रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वर्णन है उसमें, उस वर्णन में हम देख रहे हैं कि आगे है कि रकत के आंसू परही, रकत के आंसू परही भुई टूटी, खून के आंसू नायिका रो रही है। और वस्तुतः मैंने जो आरंभ में ही बताया कि इसमें फारसी के ऊहात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, या हिंदी में जो वियोग वर्णन की परंपरा है उसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि नायिका खून के आंसू रोए, नायिका के मांस गल जाए, मज्जा गल जाए, हड्डियां करंग की हो जाए, इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। ये वर्णन वस्तुतः आरंभ होता है नागमती वियोग वर्णन, या कहें तो आत्मक शैली के प्रभाव में लिखे गए उन तमाम काव्यों में जो प्रेम काव्य के रूप में रचा गया। इसमें हम देख रहे हैं कि रकत की आंसू परही हुई टूटी, नायिका के आँख से खून के आंसू प्रवाहित हो रहे हैं और निरंतर वो ज़मीन पर गिर रहे हैं, वे आंसू ज़मीन पर गिर रही है, जिसके कारण जो हम देख रहे हैं कि यहाँ रेंगी चले जस बीर बेहूटी, जिस प्रकार से बारिश के मौसम में बीर बहुटियाँ, बीर बहुटियों शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर केचुए के लिए, या उस चींटी के, लाल चींटियों की उस धारियों के लिए जो बारिश के मौसम में एकदम धारियाँ बना करके चलती रहती है। नायिका के आंसू जो लाल लाल रक्त के समान है, वो इस प्रकार से ज़मीन पर गिर करके, और उसका प्रवाह दरअसल बीर विभूतियों के चलने जैसा प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर हम पूरी तरह से देखते हैं कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, यहाँ कवि ने जो प्रयोग किया है कि रेंगी चले जस बीर विभूति, जिस प्रकार से बीर विभूतियाँ रेंग करके चलता है, ठीक उसी प्रकार से नायिका के आँख से प्रवाहित होने वाले जो रक्त रूपी आंसू है उसी प्रकार से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है। आगे वर्णन है कि सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, जो सखियाँ हैं किस प्रकार से नायिका जो ये नागमती है वो ईर्ष्या को महसूस कर रही है कि अन्य जो सखियाँ हैं जिसके प्रियतम उसके साथ में रह रहे हैं, जो मिलन के सुख को भोग रही है इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में, उसको देख करके स्वाभाविक रूप से इसके भीतर में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है और कह रही है नागमती कि सखी ने रचा पीयूषंग हिंडोला, जो सखियाँ हैं इस सावन के महीने में अपने अपने प्रिय के साथ, अपने अपने प्रियतम के साथ साथ हिंडोला रच दिया है, झूले रच दिए हैं, और वो झूले पर झूल रही हैं अपने अपने पति, अपने अपने प्रियतम के साथ। पर ये नायिका
इस अभाव को यहाँ महसूस कर रही है। यहाँ वर्णन है कि हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, निरंतर बारिश के होने से भूमि चारों तरफ से हरियाली से युक्त हो चुकी है। पेड़ पौधे हरे भरे हो चुके हैं, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और उस अवस्था में जो अन्य नायिकाएं हैं, जो संयोग को भोग रही है, जो संयोग का सुख भोग रही है, वो कुसुम्भी चोला पहनी हुई। कुसुम्भी का अर्थ होता है फूलों के रंग की, बहुत ही चटक रंग, बहुत ही कलात्मक रंग, बहुत ही गहरे रंग के चोले को पहन करके, चोलियों को पहन करके ये जो सखियां हैं ये झूला झूल रही है अपने प्रियतम के साथ। आगे वर्णन है कि हिय हिंडोल अस डोलई मोरा, यहाँ उपमा अलंकार है कि नायिका का जो हृदय है वो इस प्रकार से डोल रहा है जिस प्रकार से हिय हिंडोल अस डोलई मोरा, जिस प्रकार से झूले हिलते हैं आगे पीछे, जिस प्रकार से वो करता है, ठीक उसी प्रकार से नायिका का हृदय भी अस्थिर है। कभी संयोग की अवस्था स्मृति में आती है, कभी वियोग दशा की स्मृति आती है, और नायिका का हृदय जो अस्थिर है प्रियतम के अभाव में, उसे यहाँ कवि ने रेखांकित किया है, बताया है कि ये हिंडोल अस डोले मोरा, कि इस प्रकार से इसके हृदय डोल रहे हैं जिस प्रकार से कोई झूला हिलता है। बिरह झुलाए दे झकझोरा, और इस अवस्था में वियोग का भी मानवीकरण किया गया है। यह मानवीकरण अलंकार है। इस पहले पद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिय हिंडोल अस डोले में मोरा, इसमें उपमा अलंकार है, और आगे बिरह झुलाए दे झकझोरा, इसमें मानवीकरण अलंकार है कि इसमें वियोग जो केवल एक भाव होता है, विरह जो केवल एक भाव है, उसका मानवीकरण कवि ने कर दिया है कि वह झूले में धक्के लगा रहे हैं, लगातार वो धक्का लगा रहा है, जिसके कारण नायिका की वियोग दशा और भी अधिक बढ़ रही है और नायिका और भी अधिक परेशान हो रही है। यहाँ पर कवि ने लिखा है कि बिरह झुलाए दे झकझोरा, वो बिरह जो है और भी वो झकझोर रहा है नायिका के हृदय को, और इस प्रकार से वो इस वियोग को झेलने को अभिशप्त हो रही है। बाट असूझ था अथाह गंभीरी, बाट असूझ है, वो बाट का अर्थ है वो रास्ता, वह मार्ग जिससे रत्नसेन के आने की संभावना है। जिस तरह से वो रास्ते पथराए हुए नज़र से आ रहे हैं, विद्यापति ने भी लिखा है जब उसकी भी नायिका इस तरह से महसूस कर रही थी और वह भी अपने प्रियतम के इंतज़ार में बैठी हुई प्रतीत होती है, तो ठीक उसी प्रकार से यह नायिका भी इंतज़ार कर रही है। और मार्ग जो है, जो बाट है, जो रास्ते हैं, वो असूझ है, सूझता नहीं है, इतनी दूरी तक वो देख नहीं पा रही है। जिस रास्ते से प्रियतम के आने की संभावना बन रही है, नायिका के वे पथ सर्वथा सोने से प्रतीत हो रहे हैं। बाट असूझ अथाह गंभीरी, ये बाट तो अथाह है जिसका कोई था ही नहीं, जिसका कोई पता ही नहीं है, जिसके कारण नायिका यह महसूस कर रही है कि इस अथाह मार्ग को किस प्रकार से उद्भेदित किया जाए, किस प्रकार से इस मार्ग पर चल करके उस प्रियतम को लाया जाए या यहाँ तक पहुँचा जाए। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भमीरी, जीव मतलब मन, हृदय इस प्रकार से बावला हो चुका है, इस प्रकार से वो बावली हो चुकी है नायिका कि कवि ने लिखा है कि भा फिरे भमीरी, जिस प्रकार से फतिंगे वो दीपक के आसपास रेंगता है या आसपास जो है वो चक्कर काटता है, ठीक उसी प्रकार नायिका की अवस्था हो गई है। इस प्रकार से उसका मन अस्थिर हो चुका है, बावला हो चुका है कि जिस प्रकार दीपक के चारों तरफ हमेशा चक्कर काट रहे होते हैं पतंगे, ठीक उसी प्रकार से नायिका का जो हृदय है, उसका जो मन है, वो अस्थिर होकर के चक्कर ही काट रहा है। आगे वर्णन है कि जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मतलब है कि पूरा का पूरा संसार जो है वो जल में लय हो चुका है, जल में डूब चुका है। सावन के इस महीने ने पूरी तरह से पृथ्वी को लीन कर लिया है, पृथ्वी को लय कर दिया है, तृप्त कर दिया है जल से। धरती नहा गई है, धरती सराबोर हो गई है, खेत भर चुके हैं, लेकिन नायिका की क्या अवस्था है, इसे कवि ने यहाँ वर्णित किया है कि जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी,
मोर नाव खेवक बिनु थाकी। नायिका जहाँ तक देख रही है पूरा का पूरा लय दिखाई पड़ रहा है, जलमग्न दिखाई पड़ रहा है, पूरी दिखाई पड़ रही है पूरी धरती। पर नायिका कहती है कि हमारा जो नाव है, यह जीवन रूपी नाव है, यह तो खेवक के बिना थाक चुका है। क्योंकि इस नायिका के जो मूल खेवक हैं, इस जीवन के जो मूल रक्षक हैं, इस जीवन के जो मूल संचालक हैं रत्नसेन, वह तो है ही नहीं। इसीलिए जिस प्रकार से खेवने वाले के अभाव में, चलाने वाले के अभाव में नाव जहाँ की तहाँ रह जाती है, ठीक उसी प्रकार से नायिका वियोग की इस दशा में अपने प्रियतम के अभाव को महसूस कर रही है और कह रही है कि हमारा जो जीवन रूपी नाव है वह तो खेवक के बिना है, वह संचालक के बिना है, जिसके कारण वो थक करके एक जगह पर अस्थिर हो चुकी है। आगे वर्णन है, आप देखेंगे कि इसमें जो ये चौपाई है, चौपाई के बाद टेक के रूप में दोहा का प्रयोग किया गया है, जो प्रत्येक पद के अंत में आप देखते हैं। पर्वत समुद्र अगम बिच, पर्वत और समुद्र की जो अगमता होती है, जहाँ पर जाना संभव नहीं होता है, जहाँ जिसे पार पाना संभव नहीं होता है, वहाँ कवि लिख रहे हैं कि पर्वत समुद्र अगम बिच, ये पर्वत और समुद्र की जो अगम्यता है, उसकी जो विशालता है, उसकी जो विहड़ता है, उसमें किस प्रकार से नायिका प्रवेश करके अपने प्रियतम को खोज लाए, कवि ने इसका उल्लेख यहाँ किया है। अगम बिच बीहर बन बंढाक, कि बीहर बन है, सघन बन है, ऐसा बन है जिसमें प्रवेश करना कठिन है, जिसमें प्रवेश करना संभव नहीं है, और झाड़ियों से उलझा हुआ, भरा हुआ वो पूरा का पूरा मार्ग है, जहाँ नायिका दरअसल प्रवेश नहीं कर सकती है। मार्ग की इतनी अगमता में नायिका का सामर्थ्य ही नहीं है कि वह चल करके अपने प्रियतम को खोज ले, तलाश ले। आगे अंतिम पद में हम देख रहे हैं कि जो वर्णन है कि किमी के भेंटों कंत तुम, यहाँ कवि लिख रहे हैं कि किस प्रकार से तुम मिलोगे, किमी अर्थात किस प्रकार के भेंटों कंत तुम, भेंटों मतलब मिलना, कंत मतलब पति, प्रियतम रत्नसेन, कि हे प्रियतम तो किस भांति मिलोगे, तुम कैसे हमें मिल पाओगे। इस प्रकार से उसके मन के भीतर में इतनी सारी भावनाएं उमड़ करके सामने आ रही है कि किमी के भेंटों कंत तुम, हे कंत तुम ही बताओ कि किस प्रकार तुम मिलोगे, मैं तुम्हें कैसे खोज कर लाऊंगी, मैं तुम तक कैसे पहुंचूंगी। और कवि ने आगे और भी सुंदर लिखा है कि न मोहे पाँव न पाँख, ये नायिका कहती है कि हमारे पाँव भी नहीं है। यहाँ पाँव का नहीं होना विरोधाभासी अलंकार है। पाँव है नायिका के पास, पर इस पाँव में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जिस सामर्थ्य, जिस शक्ति से वो अपने प्रियतम तक पहुँच सके। और न तो नायिका पक्षी है, न उसके पास पंख होंगे, न वो उड़ करके इस मार्ग की जो विहड़ता है, जो सघनता है, उसे भेद करके, उसे पार पा करके वो प्रियतम तक पहुंच जाए, रत्नसेन को खोज लाए। ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नायिका के पास समर्थ पैर नहीं है जिससे वो दरअसल मार्ग की इस विहड़ता का उद्भेदन कर सके, उसे पार पा सके, और न ही उसके पास पंख है जिससे उड़ करके वो प्रियतम तक पहुंच सके। तो इस पद में आपने देखा कि नायिका जो नागमती है, उसका वियोग वर्णन ऊहात्मक शैली में किया गया, अनेक अलंकारों के प्रयोग किए गए। रस के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो नागमती वियोग खंड के लगभग सारे के सारे पदों में मूल रूप से वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नायिका निरंतर अपने प्रियतम को तलाशती है, खोजने की कोशिश करती है। इसकी भाषा अवधि है, जिस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, आप देखेंगे कि ऊपर में जो ये 7 पंक्तियाँ हैं, ये सातों पंक्तियाँ मूल रूप से दोहा छंद में चौपाई छंद में लिखा गया है, और अंत की जो पंक्तियाँ हैं जिसे टेक के रूप में कवि ने प्रयोग किया है, इसको उन्होंने लिखा है दोहा छंद में। कुल मिलाकर के प्रभाव के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अत्यंत प्रभावी ये वर्णन है, जिसमें सावन महीने के पड़ने वाले नायिका पर दुष्प्रभावों का कवि ने उल्लेख किया है। कुल मिलाकर के यह अत्यंत प्रभावोत्पादक पद हैं जिसे आज आपने पढ़ा। आप सबों से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और हमारा प्रयास है कि हम निरंतर आपके लिए ज्ञान की सारी बातें लेकर के आते रहेंगे, और ये परंपरा चलती रहेगी। फिर मिलेंगे।